हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर शुरू किया है और जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जब हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट इसी को फॉलो करता है। जब भी आपने पढ़ाई की होगी इंटरेस्ट के बारे में बच्चों, तो पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, उसके बाद आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग देखें तो वो भी इसी को फॉलो करता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसा होता है। जब हम लोग एसआई कैलकुलेट करते हैं बच्चों, उस समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तब ये ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये सारे टर्म्स नहीं जानता है तो मैं उसके लिए लिख देता हूं और आप लोग मेरी मदद करेंगे। यहाँ पे एसआई का मतलब क्या है बच्चों, बोलिए। सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट है ना। और उसके बाद पी का मतलब, हाँ, प्रिंसिपल। ठीक है, और ये कैसा, ऐसा होता है या ऐसा होता है? हाँ ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, अब उसके बाद R इज इक्वल टू हो जाता है रेट और T इज इक्वल टू हो जाता है टाइम, A इज इक्वल टू हो जाता है अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पे भी मतलब वैसे फिजिक्स की तरह कर लेते हैं। इसकी यूनिट रुपीज है और प्रिंसिपल की भी यूनिट रुपीज है, इसकी यूनिट परसेंटेज है, इसकी यूनिट टाइम ईयर्स है ना। टाइम जो होता है ईयर्स में लेते हैं, साल में लेते हैं, और अमाउंट की यूनिट दोबारा से रुपीज है। फिर जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है बिल्कुल वही यहाँ पे भी PRT। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T की जगह N ले लिया है, कुछ लोग T भी ले लेते हैं। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ साइकिल्स भी होता है कभी कभी, बट हम लोगों को उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू स्टडी कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग तो बैंकिंग में सिंपल वाला ही कर रहे हैं। और यहाँ पे CI इज इक्वल टू हो जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और यूनिट हमेशा की तरह रुपीज, और प्रिंसिपल रेट टाइम A हो गया दोबारा से अमाउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, बट इन क्लास 10 बोर्ड्स वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूले। जो फॉर्मूला यूज होगा वो अभी आने वाला है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना जो क्लास 10 लेवल का बैंकिंग है ICSE में, और इधर हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट। और रिकरिंग का मतलब होता है कि आपको पैसे बार बार जमा करने हैं। बार बार जमा करने का मतलब ये है कि हर महीने आप जमा कर रहे हैं। जैसे FD होता है तो FD होता है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में आप सिर्फ एक बार जमा करते हैं, एक बार डिपॉजिट करते हैं और एक ही बार विदड्रॉ करते हैं। आई होप आप जानते हैं विदड्रॉ का मतलब निकालना होता है पैसों को, और डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में डालना। और उसी तरह एक सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग डिपॉजिट होता है। आप हर बार अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ऐसे में सेविंग में कोई बहुत ज्यादा लिमिट नहीं होती कि इतने ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मंथली लिमिट रहती है, वो अलग अलग बैंक डिसाइड करते हैं। बट स्टिल द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर क्वाइट हाई। तो जो सिंपल सैलरीड पर्सन है या फिर एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है, उसके लिए सेविंग अकाउंट भी सारे काम कर लेता है, किसी इंडिविजुअल के लिए भी सारे काम कर लेता है। बट जो कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज होते हैं, थोड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मीडियोकर लेवल वाले होते हैं, वो लोग क्या यूज करते हैं, करंट अकाउंट यूज करते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, कोई वो नहीं मिलता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट होता है 0%। सेविंग डिपॉजिट में इस समय 2.7% के आसपास है। फिक्स डिपॉजिट में लेस देन 5% है, 4.5% है।
और रिकरिंग डिपॉजिट का इस समय का बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, बट इट शुड बी क्लोज टू फिक्स डिपॉजिट, वो क्योंकि उसी के आसपास ही रहता है। तो करंट सिनेरियो ये है, ये हमेशा 0% होता है। जैसे कभी भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, गवर्नमेंट एग्जाम दें, या सिंपल ड्राइंग रूम डिस्कशन हो, तो अगर कोई पूछे कि भाई किस तरह के अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपको, तो आप बोलेंगे करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो अभी ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट पढ़ेंगे। और इसमें कोई 4% फिक्स्ड नहीं है, वो कितना भी परसेंट आपको दिया जा सकता है, आपको सारी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से करनी होगी। बच्चों, बोर्ड में आपके सामने 2 फॉर्मूले लिखे हैं। असली बात यह है कि वो दोनों ही फॉर्मूले सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लंबी लाइन खींच के नीचे 12/100 कर दिया। आप देखिए, अगर यहाँ पे इस पूरे को ब्रैकेट 1 मतलब डिवाइड बाय 1 करके इसका रेसिप्रोकल लिया जाए, तो जो ये लिखा है वही ये आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये एमएल अग्रवाल ने बताया है, तो हम लोग इसी पे जाएंगे। और इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट लेकिन ये ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है, तो कई बार कैंसिल करने वगैरह में काफी अच्छा होता है। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉलो किसको करता है, सिंपल इंटरेस्ट को करता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ करते क्या है हम लोग बच्चों, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब पूरा जुड़कर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। और यहाँ पर थोड़ा सा जो मैं सिंप्लीफाई करके बताने चाहता हूं आपको, वो ये है I इज इक्वल टू, देखिए P और R ऐसे कर लीजिए आप, PRN इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ये भी ना करके कुछ लोग क्या कर देते हैं 2400, ये भी कर सकते हैं आप, ऐसा सेलिना बुक बताती है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। तो नीचे वाला फॉर्मूला आई थिंक आपको विजिबल है। अब जब आपने या तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए या ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सब एक ही बात है, लेकिन इसके साथ आपको एक और फॉर्मूला याद करना होगा। वो फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स प्लस अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। देख लीजिए आप ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं या नहीं, और सब कुछ नोट डाउन करिए। तो अब क्योंकि मैं ये फॉर्मूले आपको बता चुका हूं, तो इसमें जो भी याद रखना है सिर्फ उतना ही अब व्हाइट बोर्ड में बचेगा। तो याद आपको ये ब्लैक वाला फॉर्मूला रखना है, ये वाला जो कि एमएल अग्रवाल जी ने बताया है, हम लोग एमएल अग्रवाल को ही फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे भी फिर मैं सारे नोटेशन विद यूनिट लिखना चाहूंगा और आप लोग मेरी मदद करेंगे उसमें। बैंकिंग भी हम लोग मिटा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आई क्या है, आई इज द टोटल इंटरेस्ट। हाँ, आप सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड बोल रहा हूं, ठीक है, इन n मंथ्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आई ये है, P इज प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का यहाँ पे प्रिंसिपल कई बार बच्चों हमको मंथली डिपॉजिट के नाम से भी दिखेगा क्वेश्चंस में, तो अब ये भी ध्यान रखिएगा नाम इसका। प्रिंसिपल जो है किस में कैलकुलेट होगा, रुपीज में कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली रुपीज में कैलकुलेट होगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे बुक में मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट दिया है। हाँ, बिल्कुल, मंथली डिपॉजिट बोल लो, इंस्टॉलमेंट, यस, इंस्टॉलमेंट कई जगह लिखा हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, ठीक है, सही बोला आपने। दीज आर द वर्जन्स, अलग अलग हैं, चाहे मंथली डिपॉजिट बोलो, चाहे मंथली इंस्टॉलमेंट, चाहे मंथली इन्वेस्टमेंट, वो सब पी से डिनोट कर रहे हैं हम लोग इस फॉर्मूले में। मतलब जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट दिया होगा वो पी की वैल्यू में हम लोग प्लग इन कर देंगे।
उसके बाद n है, n तो ऑलरेडी ऊपर ही बता चुका हूं, n इज द नंबर ऑफ मंथ्स। तो याद रखिएगा, अगर आपको टाइम दिया गया है 3 इयर्स, तो आप t इज इक्वल टू 3 नहीं बोलेंगे, या आप n इज इक्वल टू 3 नहीं बोलेंगे, आप टाइम 3 इयर्स को कन्वर्ट करेंगे और बोलेंगे n इज इक्वल टू 36 मंथ्स। ये याद रखिएगा, ये काफी कॉमन गलती है जो बच्चे करते रहते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे बच्चों, तो उस समय टाइम हम लोग ईयर्स में ले रहे थे, तो वही आदत हमारी बनी रहती है कि हम लोग टाइम को भी n इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। स्पेशली क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में n इज द टाइम इन ईयर्स या नंबर ऑफ साइकिल्स, लेकिन वो गलती अब यहां नहीं करनी है। मतलब वहां कर रहे थे n को ईयर्स में ला रहे थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग सही कर रहे थे, बट यहां पर n को नंबर ऑफ ईयर्स में अगर हम लोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये बस आप याद रखिए। तो हमेशा n जो है यहाँ पे मंथ्स में आप एंटर करिएगा। तो ये मिटा देता हूं मैं, t की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद आ जाता है r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे एनुअल होगा, इंटरेस्ट, और ये किसमें दिया होगा, परसेंटेज में दिया होगा। और बस आई थिंक आई भी हो गया, पी भी हो गया, एन भी हो गया। अब यहां पे बचा है एमवी। एमवी इज द मैच्योरिटी वैल्यू। अब क्या सिस्टम होता है ये मैं बता देता हूं, कैसे ये काम करता है। होता ये है बच्चों कि आप बैंक गए और पहले महीने में आपने 5,000 रुपए डाल दिए, फिर दूसरे महीने में फिर 5,000 डाल दिए, तीसरे में फिर 5,000 डाल दिए। ऐसे करते करते आपने साल भर में 12 महीने में 12 पंचे 60,000 रुपए जमा कर दिए। ठीक है, तो जब आप पी डालेंगे तो पी में आप 60,000 नहीं डालेंगे, पी में आप 5,000 डालेंगे। ठीक है, मान लो बैंक बोलता है कि हम आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, आर की जगह आप 5 रख देंगे, पी की जगह आपने 5,000 डाल दिए। केवल साल भर ये काम चला, 12 ही महीने आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो n इज इक्वल टू 12 कर देंगे, n+1 की जगह 13 कर देंगे। मजा ये आएगा, 12 और 12 कट जाएगा। उस तरह से फिर आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर मैच्योरिटी वैल्यू का ये मतलब होता है कि एंड में सारा इन्वेस्टमेंट जो हमने पीएन कितना हो जाएगा, 12 n इज इक्वल टू 12 इंटू 5,000, तो पीएन 60,000 होगा और उसके ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो पूरा आपका अपना इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा पहले से। ठीक है, तो जो भी बोर्ड पे है, अब आप हमारे सामने प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ एट 10% per annum. If she gets ₹550 as interest at the time of maturity, find the total time for which the account was held. अब जो जो डेटा हमारे पास है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई क्या है, पर मंथ जो दिया हुआ होता है वही आपका प्रिंसिपल होता है, यही आपका इंस्टॉलमेंट भी होता है, ₹1,000। ठीक है, रेट क्या है, रेट है 10%। और ये इंटरेस्ट मिल रहा है उनको, तो इंटरेस्ट है ₹550 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। और हमें ये इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि इंटरेस्ट है, तो ये मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, ऐसी गलती आप ना करें। और आपको टोटल टाइम पूछा गया है, एन आपसे पूछा गया। अब आप लोग मुझे जरा फॉर्मूला बता दें कि फॉर्मूला क्या होता है जो हम लोग यूज करते हैं PRN टाइप का, बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, सही बताया बिल्कुल। यही फॉर्मूला अब हम लोग यूज करेंगे।
आई आपका दिया हुआ है। यहां पे बस थोड़ा सा आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन चेक होगी, क्वाड्रेटिक का ज्ञान चेक होगा, तो वो करना पड़ेगा भाई। 1000 n इंटू एन प्लस एन इज द नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स बोला गया है और इन्होंने टोटल टाइम बोला गया है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो आप चाहे मंथ्स में टाइम बनाएं बताएं या ईयर्स में बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री है, किसी में भी आंसर दे सकते हैं। ओके, n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, आर कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो अब काटते कैसे हैं 0 0 वगैरह, इसको देख लेते हैं। ये डबल 0 इससे कट गए और ये 0 आप इससे काट सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ खास यहां पर आगे हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हैं, 5 वगैरह ये आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 111 आ जाएगा। और अब कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो 111 इंटू 12 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हैं बच्चों, तब क्या होता है कि ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मंथ्स जो होंगे बच्चों वो इंटीजर में होंगे, फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं। तो अगर यही चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यार, अब ये 111 थोड़ा में याद रखना पड़ता है बच्चों कि 111 जो होता है वो 37 इंटू 3 होता है, ठीक है। अब आप तुरंत ये बोलेंगे कि ये हम क्यों याद रखेंगे, लेकिन ये काफी काम आता है, बिकॉज 37 इज अ प्राइम नंबर। किसी को 111 अगर काटना होता है तो वो 3 से काट सकता है यार, क्यों, 111 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 है ना। तो इसलिए ये हमेशा सही होता है, चाहे आप इसको ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए। कहने का मतलब ये है कि 111 को आप 37 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं। बस यहीं पे ये सवाल हो जाएगा आपका। ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, फिर मैं पूरा वैसा भी करके दिखाऊंगा जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में सबमिट करना होगा। तो अब आप देखिए, यहां पर आप इसे 30 ये तोड़ के आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं n प्लस 1 और n। अब देखो, n से बड़ा एक बड़ा n प्लस 1 है और 36 से एक बड़ा 37 है, तो आप यहां से तुरंत डिड्यूस कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 36। बट प्लीज ये जो मैंने तरीका बताया है आप ये बोर्ड एग्जाम में ना यूज करें, लेकिन ये तरीका आपको आंसर बता देगा पहले से ही, बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व किए यू विल गेस द आंसर कि हमको भैया ये लेकर आना है, तब फैक्टराइज करने में आपको आराम रहेगा, है ना बच्चों। तो खैर, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाकर मैं सही करता हूं। तो अभी तक जो हम लोगों ने किया, यहाँ पे हम लोग केवल गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये आंसर आने वाला है, लेकिन हम लोग ये एग्जाम में करके नहीं आएंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 111 इंटू 12 कर ले रहे हैं भाई। तो मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, बोलिए। 111 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो गया। चलिए मैं ही कर देता हूं भाई, आप लोग करना नहीं चाहते हैं। 12 एकम 12 कैरी 1, 12 एकम 12 एक 13 कैरी 1, 12 एकम 12 बोलिए बोलिए, ठीक है, 1332, ठीक है, ये आपने कर लिया। तो अब आपकी जो क्वाड्रेटिक बनी वो ये हो गई 1332, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1332 को फैक्टराइज करके ऐसा बनाना है जहां पर मतलब यहाँ पे फैक्टराइज करने क्या मतलब होता है, a मल्टीप्लाइड बाई b फॉर्म में लाना है, मतलब 2 टुकड़े में करना है। यहां से 1 ले रहे हैं, 1 लेने का कोई मतलब नहीं है। ये सब जानते हैं ना आप लोग, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आप लोग जानते हैं बच्चों या नहीं? यस सर, है ना। तो 1 मल्टीप्लाई करके भाई तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करें, 1332
2 इस सबके फैक्टर लिखें और फिर उनसे बनाएं, वही करेंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आप तो अपने दिमाग में ये रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको रखते हुए भी काम करेंगे, ठीक है। ये सब करके दिखाना भी कोई जरूरी नहीं होता एग्जाम में। और 2 6 12 1 13 2 6 12 1, ये देखो, फिर ये कितना हो गया 3 3 3 हो गया, फिर ये कितना हो गया 1 1 1 हो गया, फिर ये कितना हो गया 3 इंटू 37 हो गया, फिर हो गया 37 1, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने इसे कंप्लीटली फैक्टराइज भी कर लिया। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि 37 को हम लोग नहीं तोड़ सकते, बिकॉज 37 इज अ प्राइम नंबर। और अब यहां पे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 3 36, ठीक है। 36 और 37 इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे, और वैसे भी हमें नेगेटिव साइन भी चाहिए होता है, तो n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करके हम लोगों ने अपनी क्वाड्रेटिक को लगभग सॉल्व कर दिया है। समझ पा रहे हैं बच्चों? अब हम लोग आराम से कॉमन ऑमन लेने का ड्रामा करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही है कि क्या आने वाला है ना। ओके, सो 36 यहां पे ले लीजिए और यहां पे n प्लस 37, समझ गए। अब n प्लस 37 आपने कॉमन ले लिया और यहां से n माइनस 36 आ गया इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 37 और n इज इक्वल टू प्लस 36, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग n इज इक्वल टू प्लस 36 को अपना आंसर मानेंगे और इसे नहीं मानेंगे। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। द अकाउंट वॉज हेल्ड फॉर 36 मंथ्स, ऐसे आप आंसर लिखाएंगे, या लिखाएंगे द अकाउंट वॉज हेल्ड फॉर 3 years। बस दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख के आइए, सब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो दिस इज डन। समझ में आ गया बच्चों?